कभी सोचा है कि क्यों कुछ देश आपस में दोस्त बन जाते हैं और कुछ दुश्मन? क्यों कोई जंग की तैयारी करता है तो कोई शांति की बात करता है? क्या इन सब घटनाओं के पीछे कोई लॉजिक है, कोई छिपा हुआ पैटर्न? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और उन मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें बताते हैं कि दुनिया के देश आखिर एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। तो आज हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये वर्ल्ड स्टेज, ये दुनिया का मंच है क्या। फिर देखेंगे 2 अलग-अलग नजरियों को, आशावादी और निराशावादी। इसके बाद ये सवाल उठाएंगे कि सिस्टम ज्यादा जरूरी है या उसमें खेलने वाले खिलाड़ी। फिर प्राचीन भारतीय रणनीति को आधुनिक गेम थ्योरी से जोड़कर देखेंगे। और आखिर में हमें वो टूल किट मिलेगा जिससे हम वैश्विक राजनीति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये पूरी दुनिया का सिस्टम आखिर चलता कैसे है? यही वो एक सवाल है जिसका जवाब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हर थ्योरी देने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं और विचारकों को उलझाए रखा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा खेल 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। एक है शक्ति यानी पावर और दूसरा है राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट। आप सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई वर्ल्ड पुलिस या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। तो इस दुनिया के खेल के मैदान की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। यहाँ हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, कोई रेफरी नहीं है जो सीटी बजाकर खेल को कंट्रोल करे, और हर टीम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेल रही है। कभी कभी वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो कभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यही है इंटरनेशनल सिस्टम की कड़वी सच्चाई। अब बात करते हैं सोच के 2 सबसे पुराने और बिल्कुल उल्टे तरीकों की, जो इस दुनिया को एकदम अलग-अलग नजर से देखते हैं। तो यहाँ दुनिया को देखने के 2 अलग-अलग चश्मे हैं। एक तरफ हैं आइडियलिस्ट्स यानी आशावादी। ये मानते हैं कि देखो, सब मिलकर बातचीत से, नियमों और कानूनों से एक बेहतर और शांत दुनिया बना सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं रियलिस्ट्स यानी यथार्थवादी। वो कहते हैं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। उनके लिए ये दुनिया पावर के लिए, शक्ति के लिए एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। हैंस मॉर्गेनथाउ का ये एक वाक्य यथार्थवाद की पूरी कहानी कह देता है। उनके हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हर एक पहलू सिर्फ और सिर्फ पावर के चारों तरफ घूमता है। पावर को हासिल करना, उसे बनाए रखना और दुनिया को दिखाना। अब देखिए, यथार्थवाद में भी थोड़ा बदलाव आया। पुराने यथार्थवादी मानते थे कि देश पावर इसलिए चाहते हैं क्योंकि इंसान का स्वभाव ही लालची है। लेकिन केनेथ वॉर्ड्स जैसे नए यथार्थवादी कहते हैं, नहीं, ये इंसानों की नहीं बल्कि सिस्टम की गलती है। उनका तर्क है कि क्योंकि दुनिया में कोई एक बड़ी सरकार नहीं है, तो हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए पावर जमा करनी ही पड़ती है। ये उसकी मजबूरी है, भले ही वो हमलावर न बनना चाहता हो। और यहीं से एक और बड़ी बहस शुरू होती है। दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पूरा सिस्टम या उस सिस्टम में मौजूद नेता और देश? सिस्टम थियरी जो है वो एक बड़ी तस्वीर, एक बर्ड्स आई व्यू देती है। ये कहती है कि किसी एक देश के एक्शन को समझने के लिए पूरे इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह। बोर्ड कैसा है और मोहरे कहाँ रखे हैं, यही तय करता है कि कौन सी चाल चली जा सकती है। ये मॉडल दिखाता है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। जनता से इनपुट जैसे मांगे सरकार के पास जाती हैं, सरकार उन्हें आउटपुट यानी पॉलिसी में बदलती है, और फिर उन पॉलिसीज का जो असर होता है वो फीडबैक बनकर वापस सिस्टम में आ जाता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग थ्योरी चीजों को जूम इन करके देखती है। ये कहती है कि रुको, कोई देश फैसला नहीं लेता बल्कि इंसान फैसले लेते हैं। और ये फैसले कैसे लिए जाते हैं, इसके 3 मॉडल हैं। या तो देश पूरी तरह सोच समझकर बेस्ट ऑप्शन चुनता है, या फिर सरकारी दफ्तरों के नियम कानूनों के हिसाब से फैसले होते हैं, या फिर सरकार के अंदर अलग अलग नेताओं और विभागों की खींचतान और सौदेबाजी से कोई नतीजा निकलता है। चलिए अब 2 बहुत ही दिलचस्प टूल्स देखते हैं। एक हजारों साल पुराना है और दूसरा एकदम मॉडर्न, जो हमें बताते हैं कि देश रणनीतिक फैसले कैसे लेते हैं। ये विचार सीधे प्राचीन भारत से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आता है। उनका मंडल सिद्धांत असल में जियोपॉलिटिक्स का एक नक्शा है। ये बताता है कि आपकी ज्योग्राफी कैसे तय करती है कि कौन आपका दोस्त होगा और कौन दुश्मन। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी उतना ही सच लगता है। और अब चलते हैं गणित की दुनिया में। गेम थ्योरी हमें रणनीतिक बातचीत को समझने में मदद करती है। कुछ हालात जीरो सम होते हैं, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जैसे जमीन के लिए लड़ाई,
लेकिन कई हालात नॉन जीरो सम होते हैं जहां दोनों का फायदा हो सकता है, जैसे कोई व्यापार समझौता जिससे दोनों देश अमीर बनते हैं। ये जो प्रिजनर्स डिलेमा है वो इसी बात का एक क्लासिक उदाहरण है। ये बताता है कि जब कोई बॉस न हो तो सहयोग करना इतना मुश्किल क्यों होता है। सोचिए, दो देशों के लिए हथियार कम करना सबसे अच्छा है, पर किसी को दूसरे पर भरोसा नहीं, तो क्या होता है? दोनों ही हथियार बनाते रहते हैं और आखिर में दोनों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। भरोसे की कमी अच्छे फैसलों को रोक देती है। तो इन सब अलग-अलग सिद्धांतों को समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये टेबल उन सभी पावरफुल लेंसों का एक क्विक रिकैप है जिनके बारे में हमने बात की। आइडियलिज्म की उम्मीद से लेकर रियलिज्म के कड़वे सच तक, सिस्टम के बड़े नजरिए से लेकर नेताओं के छोटे छोटे फैसलों तक, हर थ्योरी हमें दुनिया का एक अलग हिस्सा दिखाती है। और यही सबसे अहम बात है, कोई भी एक अकेली थ्योरी पूरी कहानी नहीं बता सकती। किसी भी बड़ी वैश्विक घटना को असल में समझने के लिए इन सभी अलग-अलग लेंसों को मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स पहेली के अलग-अलग टुकड़े हैं। तो जाते जाते एक सवाल, जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो कौन सी ताकतें सबसे ज्यादा असरदार लगती हैं? यथार्थवादियों का पावर के लिए संघर्ष, आदर्शवादियों की सहयोग की उम्मीद, या फिर इस अराजक सिस्टम की मजबूरियां? शायद इसका जवाब इन सब के मिले जुले रूप में ही कहीं छिपा है।